नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। गोल्ड मार्केट को देखें तो कल की शानदार तेजी के बाद आज यहां पर सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। मामूली तेजी दिख रही है 72,500 के आसपास, लेकिन फेड मिनट से नरमी के संकेत तो लग ही रहे हैं। लग रहा है कि यूएस इकोनॉमी में भी स्लो डाउन की स्थिति धीरे धीरे दिख रही है। हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आज आपको बुलियन मार्केट से लेकर एग्री मार्केट तक पूरा अपडेट देंगे और आपको गाइड करेंगे। कुणाल शाह हैं निर्मल बंग से, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, प्रथमेश माल्या है एंजल वन से और साथ ही जिगर पंडित भी होंगे शेर खान कॉमट्रेड से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी, गोल्ड पर बताइए, 72,500 के आसपास गोल्ड चला गया है और तेजी दिख रही है यहाँ से। मेरी राय में ओवरऑल आउटलुक तेजी का ही है। कल फेड की जो मिनट आई उसमें कोई नई बात निकल के नहीं आई है। मेरे हिसाब से आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग, जो भी आप टेक्निकल वर्ड यूज कर लो, बट ओवरऑल अभी भी मुझे आउटलुक बहुत तेजी का लग रहा है। आगे जाके मुझे लग रहा है कि कंजर्वेटिवली जुलाई महीना जब कंप्लीट होता है उसके पहले आपको गोल्ड अराउंड 2395 $2400 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। यहाँ से तकरीबन और $30-40 की रैली और देखने मिल सकती है। मेरी राय में जो एफओएमसी की मीटिंग रहेगी, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर रेदर देन मिनट्स, जो हमने मिनट्स आते हुए देखी है। यूएस से हम देख रहे हैं एडीपी एम्प्लॉयमेंट का डेटा या दूसरे जितने भी इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं वो खराब आ रहे हैं। दूसरा, सेंट्रल बैंक की जो बाइंग, जो चाइना में हमने हॉल्ट लगते हुए देखा था मई मंथ में, बट अदर सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड राइट नाउ, क्योंकि सबको अपना फॉरेन एक्सचेंज डाइवर्सिफाई करने के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। ऐसे जो अभी हालात है वर्ल्ड में, जियो पॉलिटिक्स मिडल ईस्ट में खराब होते जा रहा है, यूएस के डेटा कमजोर आ रहा है। आगे जाके मुझे लग रहा है कि गोल्ड में यहाँ से और भी लंबी तेजी होने वाली है। 72,300 के आसपास आप फिर से री एंटर कर सकते हैं। 73,500 तक के टारगेट्स आप एक बार रख सकते हैं गोल्ड के लिए। और मेरा ओवरऑल व्यू गोल्ड में बहुत तेजी का है। डोंट ट्राई टू शॉर्ट ड्यू टू एनी गुड न्यूज। कोई भी डिप आती है, करेक्शन आता है, कीप एडिंग योर लॉन्ग पोजिशंस। ध्यान तेजी है और मुझे लग रहा है जुलाई अगस्त में एक नया लेवल या पुराने हाई के आसपास गोल्ड चला जाएगा इंटरनेशनली, ऐसा व्यू बन रहा है। तेजी बढ़ेगी, हर गिरावट पर आप खरीदारी के ही मौके देखें। चांदी को लेकर कुणाल जी क्या कहेंगे? चांदी में लेकिन जुलाई का वायदा वो कल एक्सपायर होने वाला है और सितंबर का वायदा, इन दोनों में 2,000 रुपए से ज़्यादा का फर्क है। क्या लग रहा है चांदी के सितंबर वायदा में नई एंट्री करने से पहले, नई खरीदारी करने से पहले वेट करें, कुछ नीचे आ सकता है क्या? वो प्रीमियम कम होगा एक्सपायरी के बाद? इंडिया में अभी फिलहाल इंडियन सिल्वर मार्केट सिनारियो ऐसा है, देयर इज अ एम्पल ऑफ सिल्वर इन द मार्केट। अगर आप देखेंगे जो हिसाब से इंडिया में इंपोर्ट्स आए हैं लास्ट 3 महीने में स्पेशली, दीज आर माइंड बॉगलिंग नंबर्स। ये इतना इंपोर्ट, डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड के सामने सप्लाई ज्यादा है। ये एक्सपायरी में हमको एक्सचेंज में भी रिकॉर्ड डिलीवरी देखने मिलेगी, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में डिलीवरी होने वाली है। और ये जो प्रीमियम है जो 2,000 रुपए का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा जब कोई भी कमोडिटी में जब तेजी रहती है तब ये प्रीमियम बढ़ा ही रहता है। आपकी लॉन्ग पोजीशन है और आपको रोल करना है तो आपको 2,000 रुपए का रोल देना है। वो 2,000 रुपए का रोल देके अगर 2,000 नीचे आ जाता है तो आपको 2,000 रुपए का ऐसे ही लॉस होता है। पर मेरा ऐसा मानना है कि बड़ी तेजी बड़े रोल पे ही होती है। अगर इतनी सप्लाई है और फिर भी ये स्प्रेड नीचे नहीं आ रहा है, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ बुलिश ट्रिगर गोइंग फॉरवर्ड। मैं इसे एक तेजी का ट्रिगर मानूंगा। मेरा मानना ऐसा है, भले वो आपने अगर आज 90,500 में ली और उसके बाद 1,500 रुपए नीचे भी आ गई तो डरना नहीं चाहिए, शांति से होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि 90,000 रुपए में 1,500 रुपया कुछ नहीं है। आज जब सिल्वर 60,000 का भाव चल रहा था, वो टाइम पे अगर 1,000-1,500 रुपया जाता है तो 3% होता था। आज 90,000 रुपीज का सिल्वर का रेट है। 1% की प्लस माइनस तो मिनिमम होती है, मतलब 1-1.5% की प्लस माइनस इज बेयर मिनिमम। पहले जो हम 300-400 रुपए का फॉल देखते थे, यहाँ पे अभी हम सीधा 900 रुपए का फॉल देखते हैं। तो मेरी राय में जिसको लॉन्ग पोजीशन लेनी है, जो कन्विंस से सिल्वर बढ़ने वाला है जिसको, वो ये सब 2,000 रुपये मत देखिए, बिंदास बाय कीजिए। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बड़ी गिरावट आने वाली है। गिरावट नहीं।
आप मनोज जी क्या मानते हैं, करंट लेवल पे चांदी खरीदना चाहिए क्या? चांदी इस सितंबर वायदा जो 92,000 के आसपास है, 91,700 के आसपास, क्या करे, खरीदे या रुके? गुड मॉर्निंग विश मोहन जी। गुड बिल्कुल मॉर्निंग। यहाँ पे हम पिछले सप्ताह भी जब बात कर रहे थे तो $20.5 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमने सुझाया था, और वो लेवल के आसपास से ही हमने एक रिवर्सल कीमतों में आते हुए देखा है, और आज कीमतें 30.50 के ऊपर जो है ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो जैसा कुणाल ने बताया, ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है, एक रेंज बड़ी है, इसलिए छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे। और कल के सत्र में हमने एक अच्छी तेजी आते हुए देखी थी जब डॉलर इंडेक्स में ऊपरी लेवल से जो है कमजोरी देखने को मिली थी। तो हमारा मानना है कि फ्रेश बाय के लिए थोड़े से डिप का वेट करें, कहीं भी 91,000 91,200 के रेंजेस में जो है फिर फ्रेश बाय किया जा सकता है। 90,400 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर में 93,500 तक के लक्ष्य जो है अगले 2 से 3 दिन के लिए रखे जा सकते हैं। ओके, नहीं आपको भी लग रहा है कि एक तेजी यहाँ पर और बढ़ सकती है चांदी की? जिगर पंडित जी, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या है? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। सो बेसिकली आप ही के शो में मैंने बताया था कि जो गोल्ड और सिल्वर में अभी जो तेजी चल रही है, बेसिकली उसका मुख्य कारण जैसे कुणाल ने बोला वैसे ही कवर तो हो चुका है कि भाई सेंट्रल बैंक बाइंग है, या लॉन्ग टर्म अपना फेड का इंटरेस्ट रेट है, तो वो सब फैक्टर्स तो इनफैक्ट इस वक्त थोड़ा सा यूएस के इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले जैसे नॉन फार्म पेरोल वगैरह उस पे ज्यादा निर्भर करेगा आने वाली दिनों में प्राइस मूवमेंट। बट ओवरऑल बाय ऑन डिप्स डेफिनेटली फॉर लॉन्ग टर्म तेजी तो है ही है। इनफैक्ट आपने देखा भी होगा सिल्वर में बहुत शॉर्ट लिव्ड 87 88 तक रह के तुरंत वापस घूम गया था। तो दैट इंडिकेट्स कि लोअर लेवल पे डेफिनेटली बाइंग है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय एंड होल्ड करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स भी करना चाहिए। और अगर इंट्राडे की स्पेसिफिक बात करूं तो इंट्राडे में हमें लग रहा है कि अभी भी तेजी करके चल सकते हैं। यही लेवल पे 72,450 के आजू बाजू, उसका स्टॉप लॉस 71,880 850 का रख सकते हैं। टारगेट उसका 71 73,170 73,400 का टारगेट लेके डेफिनेटली चल सकते हैं उसमें। ओके, चलिए क्रूड की बात करते हैं। क्रूड में यूएस इकोनॉमी के जो डेटा पॉइंट्स है उसका दबाव दिख रहा है, $87 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव है। कुणाल जी, क्या लग रहा है, ये डेटा पॉइंट इतने स्ट्रांग है कि क्रूड पर और भी दबाव बना सकते हैं क्या? जी नहीं, अभी फिलहाल क्रूड में लंबी गिरावट नहीं आने वाली है। छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, उस पर डिप पे बाय कीजिए। 6900 के आसपास क्रूड में बाय करना चाहिए। उसका एक ही मेन रीजन है, वर्सनिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इन मिडल ईस्ट। सो इसके कारण ऑयल में आज की तारीख में $4 से $5 का प्रीमियम बना हुआ है, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर सम टाइम। अगर 15 दिन बाद ये क्राइसिस और खराब होती है, सो जो शिपिंग रूट है जो ऑयल का, जहां से ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, दिस इज रेड सी, ये जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये सब जगह से ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के कारण सप्लाई डिस्टर्ब होने का फियर मार्केट में बना है और बना रहेगा। सो मेरी राय में $85 WTI looks realistic and possible target। 7,050 तक जा सकता है ऑयल। डिप पे बाय करना इज अ बेटर स्ट्रेटेजी देन गोइंग शॉर्ट। शॉर्ट ना करें, क्योंकि जिस तरह के तनाव बने हुए हैं, हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर की मौत भी हुई है इजराइल के अटैक से, तो बॉर्डर पर जो वो तनाव है वहाँ पर वो बना रहेगा। वो किस तरफ जाएगा ये कुछ पता नहीं, तो बेहतर यही है, कुणाल जी जैसा कह रहे हैं, कि गिरावट पर आप खरीदने की ही कोशिश करें, ना कि शॉर्ट जाए। मनोज जी, आपकी राय क्या है? क्रूड में ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो भी बता दीजिए। फ्यूचर में ही जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम जो है पॉजिटिव बना हुआ है। बिल्कुल जैसा कुणाल ने बताया कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है तो उसके चलते यहाँ पे प्रीमियम बरकरार रहेगा मार्केट में। इनफैक्ट कल यूएस में इन्वेंट्री में भी जो है बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, तो वो भी एक सपोर्टिव फैक्टर था। स्पेसिफिकली फ्यूचर की अगर बात करें तो 6,920 के स्तर पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना है 6,874 का रखना है, और इंट्राडे के लिए जो लक्ष्य है वो 7,030 का यहाँ लेकर के चल सकते हैं। ऑप्शन में अगर किसी को रणनीति बनानी है तो 7,000 की जो कॉल ऑप्शन है वो अभी 100 रुपीज पे ट्रेड हो रही है, 90 के आसपास इसमें बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना है 80 के आसपास रखे, ऊपर में 140 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। जिगर जी, आपकी सलाह क्या है क्रूड पर? क्रूड में थोड़ा सा हमें लग रहा है कि और तेजी हो सकती है। उसमें यही लेवल पे बाय कर सकते हैं 6,1060 6,1050 के आजू बाजू। उसका स्टॉप लॉस डेफिनेटली 6,850 6,860 रख सकते हैं। उसका टारगेट 7,100 के आजू बाजू डेफिनेटली रख सकते हैं।
चलिए अब बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। बेस मेटल्स को अगर आप देखें तो आज जिंक में शुरुआती तेजी थोड़ी कम ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी 273 रुपये के ऊपर है। इसके अलावा मेटल्स में एल्युमिनियम और कॉपर ऊपरी स्तरों से फिसला है। लेड भी अब लाल निशान में आ चुका है, लेकिन जिंक की तेजी थोड़ी बरकरार है। कुणाल जी, मेटल्स में क्या जिंक लग रहा है कि और तेज होगा यहाँ से? जिंक की जो माइनिंग प्रोडक्शन है वो घटने की खबर है, इसका फायदा आगे भी मिलेगा या बहुत तेजी आ चुकी है अब? देर आर टू थिंग्स इन द जिंक। एक तो स्टील का प्रोडक्शन चाइना में कम हो रहा है, सो दैट इज नेगेटिव फॉर जिंक, क्योंकि जिंक की डिमांड स्टील से आती है, मेनली गाल्वेनाइजिंग से। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सो दैट इज सेंटिमेंटली नेगेटिव फॉर जिंक। बट जो जैसे आपने राइटली कहा, सप्लाई साइड पे इश्यूज है। और दूसरा, ये महीने में चाइना की 5 ईयर प्लानिंग की जो मीटिंग है उसके स्टेटमेंट आए है। सो इसमें अगर चाइना यहाँ पे अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, रियल एस्टेट मार्केट को रिवाइव करने के लिए स्टेप्स लेगा, ऐसा मार्केट प्रीएम्प्ट करके बढ़ रही है ऑलरेडी। सो मेरा मानना है शॉर्ट नहीं जाना चाहिए मेटल्स में। 271-72 के आसपास बाय कीजिए। 278 का टारगेट रख सकते हैं। 266 267 का स्टॉप लॉस रखिए। सो मुझे अभी भी मेटल्स में बड़ी मंदी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। फंडामेंटल इतने खास नहीं है डिमांड साइड से, बट फिर भी ये जो चाइना की मीटिंग होगी ये महीने, आई एम नॉट हैविंग द डेट राइट नाउ। सो वो जब भी मीटिंग होगी उसके बाद मुझे एक बड़ा स्पर्ट भी दिख सकता है, ऐसा व्यू बन रहा है। चलिए आप दोनों मेहमानों के पास आएंगे, मनोज जी और जिगर जी, लेकिन उससे पहले एक प्याज पर एक खबर ले लेते हैं। हमारे साथ जयदत्त होलकर हैं जो वाशी एपीएमसी के डायरेक्टर भी हैं, लेकिन उनके पास जाएं उससे पहले हमारे सहयोगी अनुराग ने प्याज मार्केट का जायजा लिया है। प्याज के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और साथ ही सरकार की क्या तैयारी चल रही है, स्टॉक लिमिट लगाने की भी बातचीत हो रही है। इस पर गुरुवार को इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक भी है, क्या कुछ होने वाला है? अनुराग को पहले सुन लेते हैं, फिर होलकर साहब के पास जाएंगे। प्याज की बढ़ती कीमतों पर सरकार की नज़र है और आने वाले दिनों में सरकार कई सारे ऐसे कदम ले सकती है प्याज की कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है कि जो स्टॉकिस्ट और होलसेल है उनको स्टॉक डिस्क्लोज करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा जो स्टॉक के ऊपर लिमिट भी लगाई जा सकती है। जिस तरह से हमने देखा है कि उत्तर भारत के अंदर भी कई राज्यों में प्याज की जो कमी देखने को मिली है, कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसकी कई सारी वजह है। एक वजह ये भी सामने आई है कि जो आड़ती है वो किसानों को प्याज बेचने नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा जो नई सीजन का प्याज नहीं आया है, पुराना प्याज है, बारिश की वजह से खराब भी प्याज हुआ है, तो उसकी वजह से भी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक भी होने वाली है प्याज की कीमतों के ऊपर नजर रखने के लिए, और उसमें तमाम जो विकल्प है वो एक्सप्लोर किए जाएंगे। स्टॉक लिमिट लगाने के ऊपर से लेकर जो स्टॉक डिक्लेयर करने के लेकर के जो स्टॉकिस्ट होते हैं, होलसेलर होते हैं, उनसे स्टॉक डिस्क्लोज करने के लिए भी कहा जाएगा। तमाम कदम जो है वो सरकार उठाने जा रही है, जिससे आने वाले 3 से 4 राज्यों के अंदर चुनाव भी है। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है, जबकि महाराष्ट्र के अंदर जो प्याज है पूरे देश में सप्लाई होता है। किसानों की नाराजगी को भी दूर करना होगा। तो इन तमाम मुद्दों पर नजर रखते हुए सरकार की जो नजर बनी हुई है प्याज की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर। चलिए, लेकिन प्याज ग्राउंड पर क्या हालात है ये जानने के लिए हमारे साथ जयदत्त होलकर साहब बने हुए हैं। होलकर सर, क्या हो रहा है? प्याज के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? आप क्या वजह मानते हैं और आगे क्या लग रहा है, आगे क्या होने वाला है? नहीं, देखिए अभी प्याज के जो दाम यहाँ पे किसानों को जो मिल रहे हैं लगभग 2500 या 3000 के आसपास साधारणतः ये दर यहाँ पे प्रति क्विंटल को मिल रहे हैं। मतलब 25 से 30 रुपए किलो के दाम यहाँ पे किसानों को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये स्टोरेज किया हुआ प्याज है। जैसे कि अभी आपने बताया कि गवर्नमेंट कुछ अलग अलग कदम यहाँ पे उठा सकते हैं, वो चुनाव की वजह से उठाने वाली है। चुनाव आने वाला है इसलिए प्याज सस्ता मिलना चाहिए, उनकी सजेशन उनको मिला होगा। लेकिन यहाँ पे किसानों को 2530 रुपए दाम मिलना, ये कुछ ज्यादा दाम नहीं है, क्योंकि स्टोरेज का प्याज है। अगर ये प्याज जब निकाला गया था खेत से, वही उसी वक्त अगर बेचा जाता 1500-1700 में, और आज 3000 रुपए में बेचना एक ही बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारा वेट लॉस यहाँ पे हुआ है। हम अगर प्याज की पूरे देश की अगर बात करेंगे सर जी, तो लगभग हमारा प्याज जो है
हमें पूरे साल में लगभग 1,40,00,000 मेट्रिक टन यहाँ पे प्याज लगता है और हर साल हमारा प्याज कम से कम 70 से 80 लाख टन प्याज एक्स्ट्रा रहता है और वो एक्सपोर्ट होना चाहिए, ये किसानों की हर साल मांग रहती है। बाद में दूसरी एक बात है, जो स्टॉकिस्ट कुछ बिचौले जो स्टॉकिस्ट कर रहे हैं उस पर गवर्नमेंट नजर रख रही है, वो अलग बात है। अगर कोई इसका स्टॉक करके कुछ अप डाउन खेल रहा है तो उस पर गवर्नमेंट अपना कार्रवाई कर सकती है, लेकिन किसानों को ये दाम कम से कम मिलना चाहिए क्योंकि लागत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फर्टिलाइजर्स हो या पेस्टिसाइड हो, उस पर जीएसटी किसानों को भरना पड़ता है, इसलिए सब प्रोडक्शन कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो लगभग 3,000 या 4,000 रुपए के दाम अगर किसान को ये महीने में मिलेंगे तो ही आगे जाके वो लागत उसकी निकल सकती है, अन्यथा वो नुकसान में प्याज रहेगा। तो अगर नुकसान में जाएगा तो हर साल ये प्रोडक्शन जो है ये कम होता जाएगा। सही बात है, किसानों को भाव तो मिलना ही चाहिए और बेहतर भाव मिलेंगे तभी वो खेती करेंगे। होलकर सर, अब एक छोटा जवाब दीजिएगा क्योंकि अब नया प्याज आने में काफ़ी वक्त है, अभी जून जुलाई में हैं हम लोग और अक्टूबर नवंबर से पहले नया प्याज आएगा नहीं, तो क्या ये 3-4 महीने में और भी भाव ऊपर जा सकते हैं क्या? हाँ देखिए, हम यहाँ पे 3 सीजन में यहाँ पे प्याज ले रहे हैं, खरीफ, रांगड़ा और रब्बी में। तो लगभग हमारा जो अभी प्याज है ये अगस्त सितंबर के आसपास तक या सितंबर भी पास हो सकता है। प्याज गोडाउन में किसान के पास भरपूर मात्रा में, कुछ ज्यादा पैनिक होने की सिचुएशन अभी तो यहाँ नहीं लग रही है हमें। और नया क्रॉप भी बारिश समय पर होने की वजह से नया क्रॉप भी अच्छे तरह से आ सकता है, इसलिए ज्यादा पैनिक गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए, लगभग थोड़ा बार वेट करना चाहिए। बहुत ही पैनिक अगर सिचुएशन होती है तो ही इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, अन्यथा ये जो दाम है ये किसानों को यहाँ पे मिलना चाहिए। मौजूदा भाव पर आपको लग रहा है कि इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, किसानों को जो भाव मिला है मिलते देना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा बढ़ते हैं तब इंटरफेयर करें। सर, अब दूसरी एक और खबर है, छोटा जवाब दीजिएगा, वक्त कम है। नाफेड और एनसीसीएफ के जरिए जो प्याज की खरीदारी हो रही थी उसमें कुछ गड़बड़ी के मामले आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि ट्रेडर्स वहाँ पे माल बेच रहे हैं, किसानों के मालों की खरीद नहीं हो पा रही है। इस पर आपके पास क्या अपडेट है सर? जी बिल्कुल, ये किसी की मांग नहीं थी कि एनसीसी या नाफेड को परचेसिंग के लिए उतारा जाए, ये किसी ने मांग नहीं की, फिर भी गवर्नमेंट की ओर से इन्हें उतारा गया। इनको उतारना ही था, तो मंडी में अगर उतारते तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट व्यवहार होता, हर एक को मालूम पड़ता कि नाफेड ने रोज कितना माल परचेस किया, एनसीसीआर में कितना माल परचेस किया। लेकिन उन्होंने प्राइवेट जो सेक्टर बनाए हर एक जगह पे, वहां पे ये परचेसिंग चलती है और वहां पे जो परचेसिंग चलती है सारा माल जो है वो व्यापारियों से परचेस किया जाता है, किसानों से परचेस नहीं किया जाता है, और इसलिए इसका परचेसिंग का फायदा किसानों को नहीं हो रहा है। और इसमें बहुत सारी गड़बड़ी है, अगर ज्यादा डीप में अगर जाएंगे तो उसको सारी बातें सामने आ सकती है। जयदत्त होलकर सर, आपने वक्त निकाला, लेकिन एक चीज़ है कि किसानों को अभी भाव अच्छा मिल रहा है, अगर यहाँ से अगर भाव बहुत ज़्यादा होते तब कंज्यूमर्स के लिए दिक्कत होगी। अभी भाव रिटेल मंडी में 40 से 50 रुपए प्रति किलो के आसपास है। कर लेते हैं राइस एक्सपोर्ट की, उसको लेकर एक अहम खबर आ रही है कि राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ कल सरकार की एक अहम बैठक है और ये बैठक वाणिज्य विभाग में होगी। अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल की चेयरमैनशिप में ये बैठक होने वाली है और कुछ अहम फैसले की उम्मीद है। इन लोगों की जो एसोसिएशन है उनकी डिमांड है कि पैराबॉइल्ड राइस जिस पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी गई है उसे हटाकर अब उन पर खास ड्यूटी $90 प्रति टन की खास ड्यूटी लगाने की मांग है और साथ ही बासमती राइस एक्सपोर्ट पर जो फ्लोर प्राइस है उसे भी हटाने की मांग की गई है। हमारे साथ विजय सेठिया जी हैं, ऑल इंडियन राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट भी हैं। विजय जी, क्या आपको क्या लग रहा है, ये मांग सही है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बासमती के लिए जो एसोसिएशन ने डिमांड रखी है उसका कारण है कि इंडिया की बासमती की जो मिनिमम एक्सपोर्ट की कीमत $950 पिछले साल की गई थी, तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपने यहाँ $700, $800, $900 इस तरह से एमएसपी बना। तो उसकी वजह से जैसे ब्राउन राइस है वो इंडिया का एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। इंडिया का 1509 वैरायटी है जो सबसे ज्यादा चल उसकी है, वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान भी हमारे सीड इस्तेमाल करके उनकी एमएसपी $700-800 आगे एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उससे हमारे किसानों का नुकसान होगा। तो मेरा मानना है कि सरकार को समय की जरूरत के हिसाब से एमएसपी विड्रॉ कर लेनी चाहिए और ताकि जो है ये बासमती बिजनेस फ्लरिश करे, क्योंकि ये लेस वाटर कंज्यूमिंग वैरायटी है। बासमती को प्रमोट करना चाहिए। हमारी 7 स्टेट्स है और बहुत सारा एरिया भी हमारे पास सरप्लस है जहाँ हम
बासमती को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पॉसिबल है। तो बासमती के लिए तो मेरा मानना है कि क्योंकि पाकिस्तान में भी इंडियन सीड वहाँ पहुंच चुके हैं और वो एरिया बढ़ा रहे हैं और हमें वो कंपटीशन दे रहे हैं, उनका भी ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट हुआ है, तो उनकी वहाँ की एमईपी को देखते हुए हमें अपनी पॉलिसी को अकॉर्डिंगली बिजनेस के हिसाब से करेक्ट करना बहुत जरूरी है। एमईपी की इस समय जरूरत नहीं है। ये हमारी बिल्कुल सही बात है। एसोसिएशन का लेवल मानना है। प्लेइंग फील्ड किसानों को भी मिलना चाहिए और कारोबारियों को भी, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसे कम एमईपी के जरिए बेच रहा है मार्केट में तो डेफिनेटली आपके बासमती की डिमांड यहाँ पर कम हो सकती है। विजय जी बताइए, पैराबॉयल पर जो 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी थी उस पर अब स्पेशल ड्यूटी लगाने की मांग है, उसको हटाकर उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि नॉन बासमती के अंदर ना इंडिया में 3-4 जगह से रिप्रेजेंटेशन जा रही है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन गवर्नमेंट के मिनिमम कंट्रोल में बिलीव करती है कि गवर्नमेंट जहां भी अगर कोई कानून बनाती है उसमें से लोग गलत रास्ते ढूंढते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम तो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को अगर सरप्लस है मार्केट में, देखिए अगर गवर्नमेंट ज्यादा परचेज करती है तो वो मैसेज ट्रेड को भी जाता है कि गवर्नमेंट एक्सेसिव बायर है, अग्रेसिवली बाय कर रही है, तो इसका मतलब मार्केट में स्केर्सिटी आएगी, प्राइस ऊपर जाएंगे। तो गवर्नमेंट शुड डंप इट्स राइस इन द मार्केट थ्रू ओपन ऑप्शन। ये जो प्रोसीजर गवर्नमेंट बनाती है कि पहले 19.5 में दे दिया, फिर उसकी रिकंडीशनिंग करके उसको 29 रुपए में भारत राइस में आएगा, तो इसके अंदर इतना लालच लोगों के मन में और लोभ आ जाता है कि वो सरकार की जो मंशा होती है कि गरीब आदमी की मदद करनी है वो हो ही नहीं पाती, कुछ और ही हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। गवर्नमेंट अगर मार्केट में प्राइसेस कम करना चाहती है, दे शुड गिव ए ओपन ऑप्शन कि ये हमारी रिजर्व प्राइस है। अगर आप 19.5 रुपए में चावल दे के रिकंडीशन करवा रहे हो, यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है जो मेरे मन में हमेशा रहता है कि एफसीआई जितनी प्रोक्योरमेंट करती है उसके अंदर 22% ब्रोकन राइस है, उसकी फूड वैल्यू सेम है, तो उसी राइस को हम दोबारा रीप्रोसेस करके 5% का करके भारत राइस में क्यों देना चाह रहे हैं? क्यों नहीं एज इट इज उसकी पैकिंग करके हम दे सकते? क्योंकि इसका मतलब है कि यहाँ कुछ लोग अपना फायदा उठाने के लिए ऐसी गलत सलाह सरकार को देते हैं। अगर आज गवर्नमेंट के पास सरप्लस है, गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट खोलना चाहिए, और अगर मार्केट फोर्सेस के हिसाब से आज वर्ल्ड में अच्छी डिमांड है तो इंडिया के नॉन बासमती फार्मर्स को भी अच्छा प्राइस तभी मिलेगा अगर एक्सपोर्ट होगा। और एक्सपोर्ट अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, हमारे कॉमन मैन को दिक्कत आ सकती है, तो उस समय गवर्नमेंट उस चीज की एक्सपोर्ट को रोक लगा के अपना मटेरियल जो इनके बफर स्टॉक में है कुछ इंडिया में सप्लाई करके मार्केट को कभी भी नीचे ला सकती है। लेकिन गवर्नमेंट के मई के अंदर ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि सप्लाई देखनी होगी कि स्टॉक सरकार के पास कितना है। अगर आपके पास है उस तरह का बफर तो आपको एक्सपोर्ट खोलना चाहिए, ताकि किसानों को भी फायदा मिले और एक मोटिवेशन भी मिले। और बेनिफिशियरी की जहां तक आपने बात की तो एक चैलेंज तो है ही कि रियल बेनिफिशियरी तक वो फायदा जो सरकार देना चाहती है वो बहुत कम पहुंच पाता है, लीकेज तो वो है ही। शुक्रिया विजय जी, आपने वक्त निकाला। कुणाल जी, जिगर पंडित जी और मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को कमोडिटी मार्केट पर राय दी। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते